and today I am here representing the part 2 of NCERT diagram. I have mentioned the essential NCERT diagram. This is the diagrammatic sectional view of mammary gland. So now I would be labeling this thing particular mammary lobe. Yes, इसको मैं explain कर चुकी हूँ पिछले ग्राफ में, mitochondria, and these two are called as centrioles. Here we will talk about the uterus. So now here I am going to discuss about the 4 kind of hormones. So hi everyone, and today I am here representing the part 2 of NCERT diagram. मैं समझ सकती हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, मतलब पार्ट 2 भी थोड़ा सा लंबा रहेगा, इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो. सो पार्ट 1 भी एक लॉन्ग वीडियो थी, बट येस आई हैव मेंशन्ड द एसेंशियल NCERT डायग्राम which can be, which is probably will be asked in your examination. So मेरे बच्चों, मैंने सिर्फ और सिर्फ important diagrams को ही पिक्चराइज किया है, बताया है, उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप लोगों के समक्ष. सो मैं बिलीव रखती हूँ कि आप लोगों को डायग्राम का पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा. एंड नाउ वी आर हेडिंग विथ द पार्ट 2 डायग्राम. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास without wasting the single minute. Yes, so all the people. So this is all important diagrams for board and NEET examination, and this is part 2. चलिए, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारे 2-3 डायग्राम्स रह गए थे. तो आई विल कंटिन्यू द डायग्राम्स फ्रॉम चैप्टर 2 टू द लास्ट चैप्टर टुडे. और पार्ट 1 पार्ट 2 आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन को में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले व्हाट यू आर सीइंग दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड. सो दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड. सो इस मेमोरी ग्लैंड को हम अपने आप इसमें एक चीज देख लीजिए. देखिए, देयर इज मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियलस, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला एंड लेक्टिफेरस डक्ट. निप्पल है, निप्पल के चारों तरफ एरोला, ठीक है. एंड देयर दीज आर द फैट सेल्स एंड हियर देयर इज रिब. फिर क्या है आपका पेक्टोरलिस, द मेजर मसल एंड मसल बिटवीन द रिब्स. तो बेसिकली ये जो इस पोर्शन में आपको दिखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेबलिंग है. शुरुआत करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं, आई विल चेंज द कलर ऑफ द स्लाइड. यस, शुरुआत करते हैं मेमोरी ग्लैंड. यस, सो एवरीवन, मुझे लगता है कि आपको भी मेमोरी ग्लैंड और इसके अलावा जितने भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले बताए हैं, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए और डायग्राम खुद हाथ से ड्रॉ करना चाहिए. रफली ड्रॉ करो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट डालना है. रफली फ्री हैंड से ड्रॉ करो. फ्री हैंड से ड्रॉ करने से क्या होता है कि व्हाट यू विल सी दैट यू आर एबल टू ड्रॉ अ वेरी गुड पिक्चर. ठीक है. सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फैट सेल्स. यहाँ पर यू विल सी फैट सेल्स. यस, तो इसको हम लेबलिंग तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही देख लेंगे. अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं, बट आई एम ओनली मेकिंग द 2 मेमोरी लॉब्यूल्स. ठीक है. फिर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर यू विल सी दैट इनसाइड दिस यू विल सी मेमोरी एल्वोलाई. मेमोरी एल्वोलाई, यस, बहुत सारे होते हैं. फिर ये आगे जा कर के बाइफरकेट हो जाते हैं. दे गेट बाइफरकेटेड लाइक दिस. यस मेरे बच्चों. और फिर आगे चल करके मैं बस इसमें कलर चेंज कर रही हूँ. आगे चल के यहाँ पे एक लेक्टिफरस डक्ट होता है जिसमें कि एक्चुअली में मिल्क स्टोर होता है टेम्पररली, और जब बच्चा लैच करता है मिल्क को, तो फिर आगे चल करके बच्चे को लैचिंग की वजह से मिल्क मिलता है अपने मदर का ब्रेस्ट फीड. ठीक, इज दैट ओके? एंड देन यस, इसको आप ऐसे कर लीजिए एंड देन ये ही आगे चले जाते हैं. तो नाउ आई वुड बी लेबलिंग दिस थिंग पर्टिकुलर मेमोरी लोब. So what is this? This is called as the fat cells.
ये क्या है? फैट सेल्स हैं। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी लॉब्यूल। दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी लॉब्यूल। उसके बाद आप क्या देखते हो? ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एल्वोलाई। दिस इज मेमोरी एल्वोलाई। बेटा ये मेमोरी ग्लैंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ये जो पिंक कलर का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा स्वेल्ड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट, जिसमें कि टेम्पररी मिल्क जो है यहां पर स्टोर रहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज द निपल। दिस इज द निपल। एंड फाइनली गाइज, दिस इज व्हाट, जो कि हर मेमोरी ग्लैंड में दिखता है कि निपल इज सराउंडेड बाय अ ब्लैक और डार्क कलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज areola. Yes, areola. And then what is this? ये जो डक्ट आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मेमोरी डक्ट्स। इसे हम कहते हैं मेमोरी डक्ट्स। ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं, ये आगे चल के लेक्टोफेरस डक्ट के साथ they just connect with the lactoferous duct and here the milk is stored for temporary portion. ठीक है, इज दैट ओके? और ये जो lactoferous duct है, यहां पर इसे हम कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला। सो आई हैव ड्रॉ एंड आई हैव लेबल्ड एवरीथिंग। इतना सिंपल डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देख के लगता होगा कि ओहो इट्स अ वेरी टफ डायग्राम, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वंदना मैम ने इसको आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है। ठीक, तो आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। नाउ मेरे बच्चों, कमिंग टू व्हाट, the second thing is what? The structure of the sperm. The structure of the sperm is also very oftenly asked in the examination for any kind of board, whether it is CBSE or whether it is the UP board examination. चलिए तो बात करेंगे किसकी? sperm की. So this is the, so now I am going to draw the structure of sperm. sperm ये 2 to 3 marks में आ सकता है. So मैं आपको टिपिकल ऐसा स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कुछ डिफरेंट करके देखेंगे डायग्राम को। ये देखिए वंदना मैम ने कैसे स्पर्म के स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक है, लाइक दिस। यस, होपफुली इट विल वर्क फॉर यू गाइज। अब ये देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल बी लेबलिंग दीज ऑल, सो दीज आर द 2 सेंट्रियोल्स, दिस इज द हेड पोर्शन। और हेड में आपको यहां पे देखने को मिलेगा व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। होपफुली things are going in the right direction and you people are grabbing all the things what I am telling you in this particular class of biology. Yes मेरे बच्चों, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? You can see very well there is a nucleus. There is a nucleus which consists of the genetic material. Yes, so this is the typical structure of the sperm. So now it's a time to label it. So this is the tail part. This is the tail part. Okay, this part is called as neck part. This is called as middle piece. और ये क्या हो गया? this portion is called as head portion, neck portion, tail and middle piece. yes मेरे बच्चों, अब इसे क्या कहेंगे? एक्रोसोम। इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस, which consists of what? The genetic material. इसे क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया।
mitochondria, and these two are called as centrioles. These two are called as centrioles. Yes. और बात करेंगे क्या इस ये जो है यहां पर टेल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट. And guys, this mitochondria has plasma membrane. इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, not even the NCERT. Yes, so this is the structure of sperm. This is the structure of sperm. Yes मेरे बच्चों. चलिए अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो है क्या है, गैमेटोजेनेसिस का पोर्शन है जिसमें हम देखते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट एंड दिस इज द oogenesis. सो देखिए इसमें मुझे लगता नहीं है कि डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, बट येस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डायग्राम, इट इज जस्ट द फ्लो चार्ट. तो इस फ्लो चार्ट को मैं आपको नहीं बना के दिखा रही हूं, बट मैंने इसको इंक्लूड किया है जस्ट टू मेक क्लियर दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ नहीं है. दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुआ, इट बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, इट बिकम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंड मियोटिक डिवीजन इट बिकम स्पर्मेटिड्स. और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं जब इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, इनकी टेल आ जाती है, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ. उसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ. तो दिस इज हाउ एंड द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, और मैं आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट डायग्राम में इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं. oogonia से माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी oocyte बना. ये जो प्राइमरी oocyte है ये बेसिकली जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तभी बन जाता है, यानी कि बिफोर द बर्थ. यस, बिफोर द बर्थ. देन व्हाट हैपन्स, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज फीटल लाइफ. नाउ बच्चे का जन्म भी हो गया, चाइल्डहुड बीत गया और उसकी प्यूबर्टी आ गई. प्यूबर्टी हिट करते ही क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस रुक गया था, यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड द प्रायर ओवल्यूशन. अब ये प्राइमरी oocyte बनाता है सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है. ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी क्या है, ये ऐसी पोलर बॉडी है जो कि बहुत ही छोटी और श्रिंक्ड रहती है, विच इज नॉट, मतलब जिसके ऊपर आज भी रिसर्च हो रहा है कि यस इसका काम क्या है, या फिर ये भी हो रहा है कि ये पोलर बॉडी क्यों डीजनरेट हो जाती है या बहुत ही श्रिंक हो जाती है. यस, इस पे काम हो रहा है. फिर बेटा आपकी सेकेंडरी oocyte में फिर आगे वो डिफरेंशिएट करता है, तो यहाँ पर एडल्ट रिप्रोडक्टिव है, यानी कि अब इसको इंतजार है स्पर्म के आने का. बिफोर द स्पर्म कम्स, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये ओवम में और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाता है. तो ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है इसके ये भी एक पोलर बॉडी है जो कि आगे डिफरेंशिएट नहीं होती है. फिर ये जो ओवम है इसको इंतजार रहता है किसका, स्पर्म का. स्पर्म के आते ही ये क्या करता है, ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte और ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है. So this is the particular structure. Now मेरे बच्चों, everyone, this menstrual cycle I will explain you because बच्चे menstrual cycle के ग्राफ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि it is very typical, very complex, but I am going to make it very simpler just for you guys. So have a look how we are going to. So here in this particular chart और particular graph आप क्या देखते हो कि यहाँ पर ये यूट्रस की बात कर रहा है, फिर यहाँ पर ओवरी की बात हो रही है, फिर यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स यानी कि फॉलिकोजेनेसिस की बात हो रही है, और फिर यहाँ पर पिट्यूरिटी में हार्मोन लेवल्स की बात हो रही है. यानी कि यू कैन सी देयर आर टोटल 4 इवेंट्स, यूट्रस, ओवेरियन इवेंट्स एंड द हार्मोनल इवेंट्स. तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी जस्ट टू मेक इट सिंपल. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ, यस आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस. ओके, सीधा है ये, ठीक है जी. चलो फिर ऐसे ड्रॉ कर लिया. आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं साथ ही साथ जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं. चलो मेरे बच्चों, क्लियर है? एंड देन आई विल यूज द डॉटेड लाइंस.
चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे किसकी, हियर वी विल टॉक अबाउट द यूटेरस, uterus, and here I am going to focus upon the ovary. I am going to focus upon the ovary. तो यूट्रस में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे डेज को. कैसे करेंगे? दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब सबसे पहला दिन है मेंसेस का, ठीक है. और ये है 5th डे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं. ये आ गया 14th डे, यस, जिसे हम ओवल्यूशन डे कहते हैं या ओवल्यूटरी फेज भी कहते हैं. सो दिस इज द 14th डे एंड माय बच्चों दिस इज द 28th डे. सो सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट इन अ फीमेल 28 यानी कि 28 डेज की साइकिल है. उस केस में क्या होगा, इस तरीके से होंगे इवेंट्स. यहां पर वी विल कॉल दिस एज व्हाट, वी विल से दिस एज मेंस्ट्रुअल डेज. ये मेंस्ट्रुअल डेज हैं. 1st डे टू 5th डे, 5th डे टू 14th डे हम इसे कहते हैं प्रोलिफरेट डेज कह लो, या आप इसको ओवल्यूटरी फेज भी कह सकते हो. ओवल्यूटरी फेज भी कह सकते हैं. यस मेरे बच्चों, ओवल्यूटरी फेज भी कह सकते हैं, ल्यूटल फेज भी कह सकते हैं. और इस ये जो 14 से जो 28 डे है इसे हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज. यस, सेक्रेटरी फेज. नाउ यूट्रस में क्या है कि देखो, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की लेयर है जब वो टूटती है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फिर वो लेयर फिर से बनती है. तो यहां पर भी सिंपल है, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और क्या हुआ, लेयर है और 5th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट ओवर. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है. व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्लीडिंग टाइम और ब्लीडिंग फेज कह लो, ठीक है. फिर आगे चल के क्या होता है, यही जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट गेट कन्वर्टेड और ये फिर एंडोमेट्रियम की लेयर बनने लगती है और फिर 28वें दिन पे फिर ये टूट जाती है. फिर वो 28 डे फिर 1st डे से काउंट होता है. सो दिस इज द थिंग विच हैपन्स. ओके, तो ये चीज जो होती है इस तरीके से ये शेड हो जाती है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम लेयर. एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है इसको. यस मेरे बच्चों, अब इवेंचुअली होता क्या है, इवेंचुअली यहां पर ओवरीज में भी डेवलपमेंट होता है. तो सबसे पहले क्या बना, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल. मैं आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट बता चुकी हूं पार्ट 1 में, ठीक. उसके बाद क्या बना, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल. फिर ये और बड़ा हो गया विथ 2 लेयर्स, थीका एक्सटर्नल थीका, और इसमें भी थीका लेयर आ जाता है, ठीक है. और यहां पर आपको एंट्रम भी दिखता है. यस, तो दिस इज टर्शियरी फॉलिकल. और मेरे बच्चों अब ये एक तरीके का ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है जो कि एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है. दिस इज ग्राफियन फॉलिकल. और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें से ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte. ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है, 14th डे यानी कि डे ऑफ द ओवल्यूशन, उस दिन ये क्या करता है, बर्स्ट होकर के ग्राफियन फॉलिकल से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte कम्स आउटसाइड. ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, सेकेंडरी oocyte. देन व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली गाइस जो चीजें बच जाती हैं रिमेनिंग, दो दैट येलो कलर बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्पस. I hope this color is visible. Yes, corpus luteum. And this corpus luteum जब ये आगे बढ़ता है तो ये कुछ white color body में convert हो जाता है, that is called as corpus albicans. So these are the events which happens in the ovary. जिसे हम कहते हैं follicogenesis and then ovulation and then followed by the making of corpus luteum and corpus albicans. I hope this first graph, this is the graph A.
this is clear. It is between ovary and the uterus. This is between ovary and the uterus. Now guys, I am going to conduct the second graph. Yes, the second graph like this. Okay, and here again I am going to use the dotted lines like this. और फिर हम बात करेंगे किसकी, देखिए अब हम बात करेंगे बेसिकली, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, द सिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स. तो हम इसको छोटा रखते हैं. ओहो वेट, हम इसे छोटा रखेंगे. एंड देन हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक अ लाइन. ओके गाइज, चलिए, होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज वर्किंग. थोड़ा सा यार थोड़ी सी लाइंस ऊपर नीचे हैं, बट डोंट गेट डिसहार्टेड, सब चीजें ठीक हैं. तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द यूटरस, दिस इज द ओवरी, जिसमें अभी हमने देखा था फॉलिकोजेनेसिस हो रहा है. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अभी इट्स लुकिंग बेटर. देन मेरे बच्चों यहां पर आएगा ओवेरियन हार्मोन. ओवरीज में जो फॉलिकोजेनेसिस हो रहे थे उसके साथ ओवेरियन हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है. एंड फाइनली एंटीरियर पिट्यूटरी. ओके गाइस, चलिए अब हम बात करेंगे किस चीज की. जैसा कि आपको पता है, दिस इज द, as you guys know, this is the first day, this is the 5th day, then this is the 14th day, and then finally followed by 28th day. So what you will see here again, this happens and then followed by this and then this and this again sheds. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर literally फॉलिकोजेनेसिस, this one, and finally the Graafian follicle, the mature follicle. और यहाँ पर क्या होगा, this is called as LH surge, यानी कि 14th डे से, यानी कि जिस दिन ओवल्यूशन होना है उससे एक दिन पहले, यानी कि 13th डे पर LH जो है, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बात करेंगे अभी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और ये हार्मोन बहुत ज्यादा पीक पर होता है, तो उसे कहा जाता है LH सर्ज. कई एग्जाम में पूछा जाता है कि LH सर्ज क्या होता है. यस मेरे बच्चों, सो LH सर्ज ये होता है. एंड देन फिर क्या होता है, इसको हम येलो कलर से ही बना लेते हैं, इट विल बी मोर इजी. यस, एंड देन फॉलोड बाय दिस वाइट कलर. यस, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले ग्राफ में. सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर काइंड ऑफ हॉर्मोन्स. सो फर्स्ट हार्मोन इज व्हाट, पहला जो हार्मोन है उसको यहाँ लिख देते हैं LH, मैं उसको ब्लू कलर से करूंगी. देन सेकेंड जो हार्मोन है मेरे बच्चों, दैट इज FSH, ग्रीन कलर से करेंगे, डार्क ग्रीन. फिर रेड कलर से हम करने वाले हैं क्या, एस्ट्रोजन. और finally I'll use pink color for progesterone. तो अब आपने देखा कि यहाँ पर आपको 4 हार्मोन्स दिखते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. सो प्रोजेस्ट्रॉन पहले तो धीमा रहता है एंड यहाँ पर आकर पीक लेता है. ये जो एस्ट्रोजन है, रेड कलर हार्मोन, यहाँ पर भी ये पीक दिखाता है और यहाँ पर भी ये पीक दिखाता है. एस्ट्रोजन हार्मोन 2 बार पीक दिखाता है. तो दिस इज एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन अभी बताते हैं. और ये भी क्या है, और ये जो पिंक कलर का है ये क्या है, दिस इज प्रोजेस्टेरॉन. फिर देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है, LH हार्मोन को रिलीज करती है ऐसे, और LH सर्ज हुआ और फिर ये डाउन चला गया. साथ ही साथ फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी काम करेगा,
ये भी क्या करता है, ये मूव करता 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 और फिर इट कम्स डाउन. So what is this? This is called as FSH, and above this is called as LH. अब देखिए यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या देता है, इनिशियली पॉजिटिव फीडबैक देता है. पॉजिटिव फीडबैक देता है कि भाई LH तुम बढ़ो, FSH तुम भी बढ़ो, ग्रो एज मच एज यू कैन. और जैसे ही ओवल्यूशन हो जाता है 14th डे पे, जैसे ही ओवल्यूशन हो जाता है ये डाउन आ जाते हैं. यानी कि यहां पर फिर से दिस एस्ट्रोजन की 2 बार पीक आती है. यहां पर एस्ट्रोजन क्या करता है, फिर से क्या देता है, फीडबैक देता है, बट नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई अब तुम लोग का बहुत हो गया, अब तुम लोग बाहर आ जाओ. दैट्स इट. सो दिस इज द पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलपमेंट. और मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है. पहला ग्राफ बहुत क्लियर कट बताया एंड द सेकंड ग्राफ भी बहुत क्लियर कट बताया, लेकिन फोकस यहाँ पे ये वाला था. ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे. अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है. सबसे पहला क्या है, डीएनए. यस, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए. तो डीएनए के स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाओगे, सिंपल है. देखो yes, this is 3 prime, this is 5 prime, anti parallel. This is 3 prime and this 5 prime and this is 3 prime. अब देखो आपको पता है, मैंने क्लास में बताया भी है कि यहां पर ये क्या होता है, शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन होता है. और everyone you know this thing that there is एडेनाइन जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, टी के साथ पेयर करता है. जी जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और सी के साथ. व्हाट इज ए इज एडेनाइन. व्हाट इज टी इज थाइमाइन. व्हाट इज जी इज गुआनिडोसाइन. एंड व्हाट इज सी इज साइटोसाइन. So A pairs with T and G pairs with C in case of DNA, and in case of RNA you will find T नहीं होता, यूरासिल U होता है. ठीक, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ DNA की. तो यहाँ पर भी A will pair with T, C will pair with G. इस तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं. लाइक दिस. अब देखो बच्चा, यहाँ पर ये जो विड्थ होती है ये कितने नैनोमीटर की होती है, ये जो विड्थ होती है ये 20 नैनोमीटर की होती है. 20 नैनोमीटर की ये क्या होती है, विड्थ, चौड़ाई, डीएनए स्ट्रैंड की चौड़ाई 20 नैनोमीटर. यस, और देखा जाए तो ये वाला जो ग्रूव होता है इसे हम कहते हैं मेजर ग्रूव, टर्न. और ये वाला जो टर्न होता है इसे हम कहते हैं माइनर ग्रूव. यू कैन सी दिस मेजर ग्रूव एंड द माइनर ग्रूव. आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है. अब ये जो माइनर और मेजर ग्रूव्स हैं यहां से लेकर यहां तक जब हम देखते हैं इसकी लेंथ को तो ये कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर. 3.4 नैनोमीटर. और बेस पेयर में अगर हम देखें, इस बेस पेयर में बेसिकली ये जो बेस पेयर है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर. 0.34 नैनोमीटर और यस 3.4 एंजियोस्ट्रॉम ये होता है. सो यही डायग्राम आपको बनाना है जब भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा. ये फुल फ्लेज डायग्राम है. और याद रखिएगा, एक ये जो ग्रूव होता है, एक ये जो टर्न होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बेस पेयर्स होते हैं. बेस पेयर बोला है मैंने, बेसिस नहीं बोले. क्या होते हैं इसमें, एक टर्न में, पूरे एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं. पेयर, नॉट बेसिस, ओनली बेसिस. ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियोसोम की. तो न्यूक्लियोसोम आपको पता है ये किसका है, ये यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. एज यू नो ये क्या बनाता है, 8 यानी कि ऑक्टामेर बनाता है.
ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो जब ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बनाता है, यस, तो यहां पर आप क्या देखते हो, एक होता है H1, एक होता है H2A, एक होता है H2B, देन H3 एंड देन H4। यस, ये 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। उसमें से जो H1 होता है उसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, और ये जो H2A, H2B, H3 एंड H4, इन सब के दो मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ईच, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑक्टामर। और ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, ये आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, वेरी सिंपल, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहां पे बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखते हो, सिंपल है कि आपको बताना है बस, अगर किसी को डायग्राम ये ना आए कि कैसे बनता है ये बैक्टीरियोफाज, तो वही बैक्टीरियोफाज का ही डायग्राम यहाँ पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर को रखा है। इसको हम क्या कहते हैं, फाइबर टेल कहते हैं, फाइबर, ठीक है, फाइबर टेल कहते हैं। किसी को लग रहा होगा कि ये तो इसके पैर हैं, बट ये इसका टेल है, फाइबर टेल। और ये जो बाहर की लेयर होती है इसे हम कहते हैं प्रोटीन लेयर, दिस इज प्रोटीन लेयर। और अंदर जो होता है, दिस अंदर वाला, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए, जो कि एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, यस, द डीएनए। तो ये टेल आपको मैंने बैक्टीरियोफाज बना के दिखा दिया, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, आपको इन्फेक्शन बताना है, ब्लेंडिंग बताना है और सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये ई कोलाई का, बैक्टीरिया का तो डायग्राम बहुत सिंपल है, आपको सिंपली एक लाइन इधर एक लाइन इधर और ऐसे करके आपने बना दिया ई कोलाई, और ई कोलाई का डीएनए ऐसे बना देना, बस, वेरी सिंपल, कुछ नहीं, हाथ को घुमाओ, डायग्राम को बनाओ। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको पहले एक ऐसे वाई शेप बना दिया, यस, वाई शेप, एंड देन यहां पर आपने कॉन्टिन्यूस लेयर दिखाया, कॉन्टिन्यूस लेयर, और यहां पर आपने दिखा दिया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। दिस मच ओनली, यस, लेबलिंग आप कर सकते हैं, सामने है, ठीक। और यहां पर आप दे देना 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इनफैक्ट आप प्राइम्स का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा 5 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम और ये होगा आपका 5 प्राइम, ठीक है। नया जो लीडिंग स्ट्रैंड है या जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनता है, ठीक। तो ये देखो, ये क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लाइक दिस यू हैव टू मेक द डायग्राम। देन मेरे बच्चों, नॉट, आई मीन इट्स वेरी वेरी इजी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, यस, इसको आपको ये पोलैरिटी लिखनी जरूरी है, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। और मैंने क्लास में बताया है इस रीजन को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। और प्रमोटर रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉल, और आपको देखने को मिलेगा सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। आपको ये लिख कर आना है, एग्जाम में आपको इसको ऐसे ही लिखना है। फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या, इसे, और सारे डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है, पेंसिल, शार्पनर, रबर लेकर जाना है अपने किट में। और ये क्या है, दिस इज द टर्मिनेटर। यहां पर आपको दिखेगा रो फैक्टर। ये जो बीच वाला है इसे हम कहते हैं क्या, जिसको एक्चुअली में ट्रांसक्राइब होना है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और यहां से ही शुरुआत होती है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की, इसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, एंड ऊपर वाले को हम कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट सिंपल है,
वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। यहां पर भी आप देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मैंने बनाना बता दिया है आपको। मैंने ये भी बताया कि कैसे ये जो पॉलीमरेज एंजाइम लगा, जस्ट मेक इट अ राउंड, ठीक है, और उसमें सिग्मा फैक्टर बताया और यहाँ पर एक बड़ा सा लूप बना दिया। ये किसका है? बैक्टीरिया, यानी कि ये बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की। ये प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें आरएनए बना और फिर लास्ट में रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज हट गया, हो गया ये, ठीक है। फिर देखो यहां पर बात होगी यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में हम इसे क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि यहां पर ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स की क्या कर दी जाती है? उसको दफा कर दिया जाता है, उसके लूप बन जाते हैं। हम यहाँ पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक जिसे कहते हैं कैपिंग, एक जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग, और एक जिसे कहते हैं क्या? पॉली ए टेल, यानी कि टेलिंग। ठीक है बेटा, इसको ऐसे बनाना है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं यार, ये सिर्फ लाइंस ही हैं धागे की तरह, इसमें मैं क्या बना के दिखाऊं? ठीक है, वेरी सिंपल, बट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने रखा है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जो है इवोल्यूशन, तो इसमें जरा हम देखते हैं कि कौन सा, मैम इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम है? बिल्कुल, मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत बार आता है, पूछा भी जाता है, और आपको इस डायग्राम को बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। आपको पेंसिल का यूज करना है, बार बार मैं बता रही हूं आपको। तो देखिए मेरे बच्चों, सिंपल, बस आपको हाथ ही घुमाना है और कुछ नहीं। यस, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये, देखिए, बस ये आपका डायग्राम तैयार हो चुका है, और यहाँ पर बस आपको नॉब्स लगानी और कुछ नहीं। ये क्या है? वाटर आउटलेट, एंड दिस इज वाटर इनलेट। ये क्या है? ये आपका स्पार्क केस है। इसमें जो बेसिकली अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, यस, एंड वाटर वेपर, इसका यूज़ किया गया था। और यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया गया था। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, यस, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, these are the electrodes, and this is what here, this is water, this is boiling water, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा द रेड सूप, और इस रेड सूप में क्या है? आग। द अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट हियर, यस मेरे बच्चों, ठीक है जी। सो दिस इज द रेड सूप containing organic material or organic compounds. So this is the diagram for what, and here you can write as, क्योंकि उन्होंने वैक्यूम भी दिया था, इसको आप लिख लीजिए वैक्यूम पंप। आप डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं, लाइक दिस। गैसेस मैंने बता ही दिया है, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, यस, स्पार्क डिस्चार्ज। चलिए अब हम बात करेंगे, तो यही बोला गया है, यही है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो? आपको बनाना कैसे है? देखो, वाई शेप का बना लिया ऐसे, अब ये वाई शेप उल्टा हो गया, ठीक है, और यहां पर मैं कलर्स का यूज कर रही हूं क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू मेक द कलरफुल डायग्राम, बट आपको एग्जामिनेशन में कलर को यूज नहीं करना है,
सिर्फ और सिर्फ पेंसिल को यूज करना है, ठीक है जी। ओके मैम, तो दिस इज व्हाट एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, एंड दिस इज व्हाट C terminal, C terminal, C terminal and the C terminal. Yes, now what you will see, disulfide bonds. तो यहाँ पर disulfide bonds हैं 1, 2, then 3, 4, 3 and 4. आपको याद दिला दे कि 16 disulfide bonds होते हैं, तो उतना ध्यान रखना है आपको। तो 8, 9, 10, सॉरी 4 and 6, यहाँ पर भी 4 and 6, ठीक है। ये हो गए 4, 2, 6, 4, 2, 12 हो गए। ये हो गया 13, 13, 14, ठीक है, 13 and 14, और ये हो गया 15 and 16। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एंटीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज व्हाट, दिस एज लाइट चेन, और इसे क्या कहा गया है, हेवी चेन। यहाँ पर क्या आता है, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, यस। और पैराटोप और एपिटोप आपको पता है किसको ही बोला जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट में हम इसकी बात करते हैं एपिटोप की, एपिटोप। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो हम बात करते हैं किसकी, पैराटोप की, यस। बस इतना ही बना देंगे, आपकी एनसीईआरटी में तो इससे भी कम दिया हुआ है, बट जो मैंने बता दिया है उसको आप कर लीजिए ड्रॉप, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर ह्यूमन वेलफेयर, और यहाँ पर ये बायोगैस प्लांट है। घबराना नहीं है, बायोगैस प्लांट को देखते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिलेंडर ऐसे बना लेना, बना लिया। ये देखो, इस सिलेंडर में CO2, CH4 plus H2 and many more, and then I am just using, ये आपने क्या बनाया, एक बड़ा सा टैंक बना लिया, जिसके अंदर ये छोटा टैंक रहता है, और इसकी जो लिड होती है वो वाइब्रेट करती है, वो लूजली फिट होती है, दैट इज लूजली फिट, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर ये जो स्लज, ये जो रॉ मटेरियल यानी कि डंग एंड वाटर, गोबर एंड वाटर, इसको ले लिया, यहाँ से आपने एक आउटलेट निकाला, इसको इससे ज्वाइन किया, सिंपल है। और यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेस्टर, और यहाँ पर एक आउटलेट या ऐसे निकाला और इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, बन गया, इसे कहते हैं स्लज। ये जो स्लज है ये काम आता है, कंपोस्ट के काम आता है, ये लिख देना, कंपोस्ट के काम आता है, मैन्योर बनता है उसके काम आता है। और यहाँ पर भी आप क्या देखते हो, एक बड़ी सी पाइपलाइन जा रही है, और इस पाइपलाइन में क्या दिखता है आपको, बायोगैस, बायोगैस, सिंपल। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द गैस होल्डर। अंडरलाइन करना नहीं भूलना है किसी भी चीज को, यू हैव टू अंडरलाइन, यू मस्ट अंडरलाइन। दिस इज बायोगैस प्लांट। जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपका हाथ चलेगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक, आपको याद भी हो जाएगा। नाउ चैप्टर 9, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या देखते हो, सबसे पहले RDNA टेक्नोलॉजी। RDNA टेक्नोलॉजी को कैसे करोगे, देखो, जैसे कि हमें पता है, सपोज दिस इज द DNA, ठीक है, एंड ये क्या है, ये मेरा वो पोर्शन है जो कि दिस इज माय डिजायर्ड जीन, और आई वुड से जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को हमने क्या किया, ठीक है,
ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसको लाइगेट किया। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर डिजायर्ड जीन लगा दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कैसे भी आप जीन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोड नहीं है, ठीक है जी। तो इसी डिजायर्ड जीन कह लो या इसको हम फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं, फॉरेन डीएनए। अब यहाँ पर जो इसको बाइंड किया है, यहाँ पर आपको इसका लिखना है नाम डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है, ठीक। और जो यहाँ पर इसको कट कर रहा है उसका क्या नाम लिखना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम जो कि स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, स्पेसिफिक साइट पे उसको कट करता है। यस मेरे बच्चों, अब इसको आगे हम क्या कराते हैं, अब इसको आगे हम ट्रांसफॉर्म कराते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे होता है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर, और जिसे हम प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, यस, जो इसको कैरी करके लेके जाएगा। एग्जाम्पल है PBr322, PBr322 विच एक्ट एज अ वेक्टर, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म कहां पर होता है, सपोज दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया में इसको लेकर आता है और बेसिकली यहाँ पर ये जो जीन है यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और ई कोलाई का अपना भी डीएनए होता है और इसके बाद क्या बनती है, इसकी बनती है मल्टीपल कॉपीज, यस, जिसको हम कह सकते हैं क्लोन, क्लोन, क्लोन। बस ऐसे ही आपको बना देना है अपने एग्जामिनेशन में और इसको आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और लिख भी देना है। चलिए, फिर आपका ये डायग्राम जरूर आता है PBr322, इसको मैं बना के नहीं बता रही हूँ, सिंपल इसमें बता देते हैं। यहाँ पर ये है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, ये रहा, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये रहा। आपको ये एंटीबायोटिक्स को यूज करना जरूरी है। फिर इसमें जो कटिंग साइट है वो है BAM-H1 एंड SAL1, ये इसकी स्पेसिफिक एंजाइम, ये वो साइट है जहाँ पे कि एंजाइम क्या करेगा, उसको कट करेगा। यस, यहाँ पे क्या है PST1 PVU1। मैंने हमेशा बताया है कि जब हम वेक्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए एंड ROP, यानी कि आपका ये देखिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ROP क्या है, इसमें क्या बेसिकली ये आपका होता है प्रोटीन के लिए, दिस इज फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को ये कोड करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं इसको। फिर ये देखिए यहाँ पर ये साइट है जहाँ पे कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम CLAV1, HD, HIND3 एंड EcoR1 ये लगे हुए हैं। तो बेटा यही, सिर्फ यही बनाकर आना, आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 मार्क्स पक्के, ठीक। फिर ये देखिए PCR, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अब इसमें मैं क्या ड्रॉ करके बताऊं, ये तो लाइन्स हैं, बस बता देते कि 3 स्टेप प्रोसेस होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। इसमें आपको एंजाइम्स के नाम जरूर याद रखने हैं, जो कि है DNA पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीनाइट्रोन्यूक्लाइड्स। यहाँ पर प्राइमर, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, इस DNA को हमें पहले अलग अलग करना है, कर लिया, जैसे कि हम रेप्लिकेशन में करते हैं, बट ये तो मशीन कर रही है, ठीक, PCR इज अ टेक्निक। तो मेरे बच्चों यहाँ पे DNA को अलग अलग कर लिया और प्राइमर लगा दिया। आपको याद होगा DNA रेप्लिकेशन में भी प्राइमेज एंजाइम आता था, प्राइमर लगाता था, वो शॉर्ट RNA की सीक्वेंस, तो वो भी यहाँ पे लगवा दी। और भाई इसकी एंटी पैरेललिटी जरूर देखनी है। उसके बाद ये तीनों एंजाइम्स को जोड़ा गया। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 92 से 95 डिग्री। यहाँ पर होता है आपका 72 डिग्री और यहाँ पर आपका होता है 56 डिग्री। तो आपने देखा डीनेचुरेशन तोड़ दिया, एनेलिंग जोड़ दिया और एक्सटेंशन मतलब वो लंबा हो गया और डीएनए बन गया, और डीएनए बन गया, ठीक है, डीएनए की कॉपीज बन गई। बायोरिएक्टर डिजाइनिंग ये आती है
देखो एक चीज यहीं पे बता देते हैं, एक चीज बता देते हैं बेटा। देखो ये जो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है, ये सिंपल स्टर्ड टैंक है। दूसरा है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टर्न, स्पार्ज्ड। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसका जो बेस है ये कैसा है? टम्बलिंग है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब फ्लैट बेस नहीं है इसका। इसका बेस कैसा है? ऐसे राउंड है, सेमी राउंड है, टम्बलिंग है ऐसे ऐसे। और ये क्या है? फ्लैट बेस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। चलिए जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, बायोरिएक्टर आ सकता है 5 मार्क्स में, तो आपको ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। चलिए तो सबसे पहले सिंपल स्टर्ड टैंक, सिंपल स्टर्ड टैंक। आई विल चेंज द कलर। और आप देख रहे हो कि आज मैं बिल्कुल भी अपने हाथों से, चाहे सर्किल हो चाहे सेमी सर्कल हो, स्केल हो, कुछ भी मैं बना रही हूँ, बस मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं बनाया ग्राफ में, ठीक है? बाकी मैं खुद बना रही हूँ। तो देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये देखो टम्बलिंग सा है। like this, okay? And ठीक, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉचेस हैं, यहाँ पे बैफल्स लगे हुए हैं। फिर आगे आए, यहाँ पर भी बैफल्स लगे हुए हैं। फोम ब्रेकर्स जिन्हें कहते हैं, फोम ब्रेकर्स इन्हें कहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ से कुछ भी इनलेट है और यहाँ से भी, यहाँ से आउटलेट है। दिस इज कॉल्ड एज इनलेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनलेट। ये क्या लगा हुआ है? एक तरीके का मोटर। दिस इज द मोटर। बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। किसी भी सपोज कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, कोई दवाई है, कोई सिरप है, उसके लिए, ठीक है? फिर मेरे बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? फोम ब्रेकर। फोम, FOAM, ब्रेकर। ये फोम को ब्रेक करता है। फोम मतलब जो भी झाग हो गया उसको ये ब्रेक करता है। फिर ये क्या है? दीज आर द ब्लेड्स, दीज आर द ब्लेड्स। ये ब्लेड्स क्या करते हैं? जो भी हमने मटेरियल इसमें डाला है, रॉ मटेरियल, उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, उसके लिए ये ब्लेड्स का यूज किया जाता है। और इसको हम कहते हैं क्या? इम्पेलर भी कहते हैं, ब्लेड इम्पेलर भी कहते हैं। फिर ये लास्ट जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं? कल्चर ब्रॉथ, कल्चर ब्रॉथ, कल्चर ब्रॉथ डाल दिया, ठीक है, कल्चर ब्रॉथ डाल दिया। यहां से क्या निकली है? स्टीराइल एयर। यानी कि यहां पर ना हम एयर का यूज नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है, स्टीराइल एयर। और यहां पर क्या है? ये जो इनलेट है इसमें हम देते हैं स्टीम, स्टीम देते हैं ताकि वो क्या करे? पूरे कल्चर को कॉन्टामिनेशन फ्री रखे, कॉन्टामिनेशन फ्री, कॉन्टामिनेशन फ्री, यानी कि किसी भी इम्प्योरिटी से अलग रखे, ठीक? तो ये है सिंपल स्टर्ड टैंक। नाउ अब मैं बात करूंगी किसकी? स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक की। स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक। अब ये क्या है? स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक। ये आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, फ्लैट। दिस इज एक्चुअली फ्लैट, ठीक है। इसमें आपको दिखेंगे बबल्स, क्योंकि इसमें यूज किया जाएगा किसका मेरे बच्चों? ऑक्सीजन का। और यहाँ पर आपको दिखेंगे ये ब्लेड्स, जो कि क्या करेंगे? बस हेल्प करेंगे किसके लिए? इसको मिक्स करने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर ये क्या है? दीज आर द बबल्स। इसको हम गैस बबल्स भी बोल सकते हैं। और ये गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। विच गैस इज दिस? दिस इज ऑक्सीजन, यस। और ये जो होता है, ये क्या करता है? ये सिर्फ होता है मिक्सिंग के लिए, मिक्सिंग रॉड कह लो इसको। दिस इज मिक्सिंग रॉड, दैट्स इट। एंड दिस आर द, ये ब्लेड्स हैं, दीज आर द ब्लेड्स
for culture broth, for culture broth। कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम बनाना है। और इसमें आपको क्या टफ दिख रहा है मुझे बताइएगा। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, वेरी सिंपल। नाउ मेरे बच्चों, सो यस, थैंक यू। जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड आई बिलीव ये वाली जो पार्ट 2 है ये तो आपको और फ्लो में नजर आया होगा कि वंदना मैम ने वाओ एक हाथ से ही फ्लो में बना दिया है, without using any scale or any line or any kind of circle, diagram, whatever it is. So guys, just prepare yourself that you are going to draw any diagram which is asked in the examination। और कई बार एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको उस क्वेश्चन में आपको लगता है कि डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए तो ज़रूर करके आएँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें थ्योरी याद नहीं होती लेकिन डायग्राम याद होता है, उस डायग्राम को ज़रूर बनाकर आएँ। आपको 3 में से 1.5 मार्क्स तो वहीं मिल जाएंगे, भले आप थ्योरी लिख कर ना आए। सो समथिंग इज़ बेटर देन nothing. So mark my words, and I would like to say one thing and the last thing, that please see this part 1 and part 2 diagram। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। So thank you and all the best for your examination। जय हिंद।